सोचते थे, सिर्फ ये शिवम ही था जो उसे दी कहकर उसे हंसता था। इतनी बड़ी फैमिली से होने के बावजूद भी शिवम के अंदर कोई घमंड नहीं था। जब प्रिया और राहुल ने मिलकर उसके खिलाफ चल चली थी और गुडो के साथ मिलकर उसे बदनाम करने की साजिश किया था, तब शिवम ही था जिसने उसे वहां से बचाया था, पर उस वक्त शिवम को बहुत चोट लगी थी। भले ही बाद में जिंदल फैमिली ने उन गुंडों को टॉर्चर करके जेल भेज दिया था, पर इन सब में प्रिया और राहुल का नाम नहीं आया था। पर पिछले जीवन में जब वो प्रिया की कैद में थी तब प्रिया ने उसे ये सब कुछ बता दिया था। कुछ दिन बाद प्रिया ने चाल चलकर उसकी कॉलेज जाना बंद करवा दिया था, जिस वजह वो शिवम के साथ कांटेक्ट में नहीं थी और ना ही उसे शिवम के साथ बाद में क्या हुआ वो पता चला। पर आज शिवम को बेजान पड़ा हुआ देख वो सोचने लगी, क्या पिछले जिंदगी में भी शिवम इसी तरह? इतना सोचकर वो रुक गई, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गई। इस जिंदगी में वो 4 साल पहले ही मुंबई से चली गई, जिस वजह से वो शिवम से नहीं मिल पाई और अब वो उसके सामने इस बेजान पड़ा है। उसकी ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट बन गया है, जिस वजह से वो 2 महीने से कोमा में है। ऊपर से ये क्लॉट जिस जगह पर है, ऑपरेशन के बाद भी ठीक होने के चांसेस सिर्फ 20% थे, पर ईशानी के लिए सक्सेस रेट 90% था। पर अब शिवम को देखने के बाद वो उस 90% को भी 100% में बदल देगी। शिवम वो पहला इंसान था जिसने उसे एक भाई की प्यार का एहसास करवाया था। उसे बचाने के लिए तो वो सब कुछ करेगी। उसने अपने आप को शांत किया और शिवम के बलों में प्यार से हाथ फेर कर बाहर की तरफ चली गई। वहीं बाहर खड़े डॉक्टर्स ने जब ईशानी को बाहर आते हुआ देखा तो सब एक्साइटेड होकर उसके पास चले गए। डॉक्टर ईशा, मैं आपकी स्किल को बहुत एडमियर करती हूँ, आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो, एक जूनियर लेडी डॉक्टर ने खुशी से कहा। ईशानी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। इस वक्त वो कुछ बोलने की मूड में नहीं थी। बाकी डॉक्टर भी इसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगे। तभी संध्या जी आगे आते हुए अपना हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर ईशा प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप चाहे तो हमारी सब कुछ ले लीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। उनको ऐसे खुद के सामने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए देखकर ईशानी ने उनकी हाथ को पकड़ लिया और बोली, आप मुझसे बड़ी हैं, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी शिवम को बचाने की। तभी सुरभि भी आकर ईशानी को देखकर बोली, प्लीज दीदी मेरे भाई को बचा लेना। उसे देखकर ईशानी पहचान गई कि ये शिवम की छोटी बहन है। शिवम ने पिछले जिंदगी में कई बार अपनी फैमिली की फोटो दिखाई थी और कई बार ईशानी ने सुरभि से फोन पर बात भी किया था। सुरभि अभी सिर्फ 15 साल की थी। ईशानी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, चिंता मत करो गुड़िया, मैं जरूर उसे बचा लूंगी। वही ईशानी के मुंह से गुड़िया सुनकर सुरभि एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि गुड़िया उसे सिर्फ शिवम ही बुलाता था। पर ईशानी भी पिछले जिंदगी में फोन में सुरभि से बात करते समय उसे गुड़िया ही बुलाती थी। CH38 नरेंद्र जी की खुशी और मोक्ष का डॉक्टर ईशा से मिलने आना। ईशानी की बात सुनकर सभी डॉक्टर अपनी उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर मिश्रा की तरफ देखने लगे। भला ऐसा कौन पागल डॉक्टर होगा जो मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस डॉक्टर ईशा के साथ उनकी ऑपरेशन में उन्हें असिस्ट नहीं करना चाहेगा। डॉक्टर ईशा के साथ ऑपरेशन में रहना मतलब एक ऑनर की बात है, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। वही डॉक्टर मिश्रा ने जब सबको ऐसे अपने तरफ देखता पाया तो वो थोड़े असमंजस में पड़ गए। सब एक्साइटेड नजर आ रहे थे। ईशानी एक नर्स के साथ चेंजिंग रूम में चली गई। उसने सर्जिकल गाउन, मास्क और ग्लव्स पहन लिए। जब वो बाहर आए तो सारे डॉक्टर आईसीयू के बाहर थे। डॉक्टर संभव जो डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर ईशा के साथ ऑपरेशन में असिस्ट करने वाला था, वो बहुत खुश था। वही बाकी सभी डॉक्टर मायूस और जलन भरे भाव से संभव को देख रहे थे। तभी वहां हॉस्पिटल का डीन दौड़ते हुए आया। उसे पता चल गई थी कि डॉक्टर ईशा उनके हॉस्पिटल आए हैं सर्जरी के लिए। वो डॉक्टर ईशा से मिलने का ये सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहते थे। वो डॉक्टर मिश्रा को देखकर बोले, कहाँ है डॉक्टर ईशा? वो इधर उधर देख रहे थे। ईशानी पास ही थी और नकुल से कुछ बात कर रही थी, पर डीन राजवर्धन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ईशानी बहुत छोटी लग रही थी, इसलिए उन्हें लगा सबकी तरह वो भी जूनियर डॉक्टर होगी। डॉक्टर मिश्रा ईशानी की तरफ पॉइंट करके बोले, यही है डॉक्टर ईशा। जब राजवर्धन जी ने उस तरफ देखा तो थोड़ा चौंक गए। ये तो कितनी कम उम्र की लग रही है, क्या इतनी छोटी लड़की डॉक्टर ईशा है? जब ईशानी उनके पास आए तो डॉक्टर मिश्रा ईशानी को राजवर्धन जी से मिलवाते हुए बोले, डॉक्टर ईशा ये हमारे हॉस्पिटल के डीन है, मिस्टर राजवर्धन सिंह। डॉक्टर मिश्रा की इंट्रोड्यूस करने से डीन राजवर्धन होश में आया और मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ देखकर बोला, हेलो डॉक्टर ईशा, आपसे मिलकर खुशी हुई। ईशानी ने भी पॉलिटिल उन्हें ग्रीट किया और डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई, जहां पहले से शिवम था। वहीं बाकी सभी डॉक्टर मॉनिटरिंग रूम में चले गए ताकि वो डॉक्टर ईशा को ऑपरेशन करते हुए देखकर उनसे कुछ सीख सके। वही धीरेन जी, संध्या जी और सुरभि वही ओटी के बाहर बैठ गए। उनकी आंखें मानो रो रो कर सूख गया था। संध्या जी ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। वही ऑपरेटिंग रूम के अंदर ईशानी ने शिवम को स्टेबलाइज कर दिया था ताकि उसका ब्रीथिंग और हार्ट बीट नॉर्मल रहे। ईशानी ने इतनी क्रिटिकल ऑपरेशन टाइम में भी शांत थी। उसने पहला स्टेप स्मूथली किया। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव ने तो बस उसे स्कैल्पल देना और डिसइंफेक्ट ही किया था। ईशानी के हाथ बहुत फास्ट मूव कर रहे थे। वो बहुत काम और कैंपोज थी। सारे डॉक्टर ईशानी की मेडिकल स्किल को देखकर हैरान थे। आज पहली बार उन्होंने डॉक्टर ईशा को सर्जरी करते हुए आपने सामने देखा था। सब जानते थे कि मेडिकल जीनियस डॉक्टर ईशा से मिलना या उन्हें ऑपरेशन करते देखना आसान नहीं है, पर आज वो आपने सामने ही उन्हें इतनी क्रिटिकल सर्जरी को करते हुए देख रहे थे। वही डीन राजवर्धन सिंह ने मॉनिटरिंग रूम में कुछ देर देखने के बाद आपने ऑफिस में चले गए और किसी को कॉल लगाया। थोड़ी देर में उधर से किसी ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, उधर से एक रौबदार आवाज आई तो राजवर्धन सिंह ने थोड़ा डरते हुए बोला, सर आज हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशा आए हैं एक सर्जरी करने के लिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, शायद वो सर्जरी के बाद चली जाए। राजवर्धन जी की बात सुनकर उधर वो इंसान खुश हो गया। क्या सच में? ठीक है, मैं अभी आपने पोते को भेजता हूँ। इतना कहकर उधर से कॉल कट हो गया।
वही राजवंश विला में सब हॉल में बैठे थे। वही नरेंद्र जी फोन रखकर खुश होते हुए अखिलेश जी से बोले, अखिल जल्दी से मोक्ष को फोन करो और बोलो कि वो और वरुण अभी हमारे हॉस्पिटल जाए। उनकी बात सुनकर अखिलेश जी बोले, ठीक है पापा, पर आप इतना खुश क्यों लग रहे हो? वही बाकी सब भी यही जानना चाहते थे कि आखिर उस फोन कॉल में किसी ने ऐसा क्या बोल दिया जो नरेंद्र जी इतने खुश हो गए। तो नरेंद्र जी बोले, ये खुशी की ही बात है, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशा एक सर्जरी परफॉर्म करने आई है जिसे मेडिकल वर्ल्ड में लोग भगवान मानते हैं। मैंने, वरुण और मोक्ष ने पहले भी कोशिश किया था डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट करने की, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर अब जब वो यहाँ है तो हमें जयदेव के लिए एक उम्मीद मिली है। उनकी बात सुनकर सभी घरवाले भी खुश हो गए, क्योंकि सबको पता था कि जयदेव जी नरेंद्र जी के लिए कितना मायने रखते, दोनों दोस्त भाई से भी बढ़कर है। जयदेव जी नरेंद्र जी के बुआ जी के बेटे थे, दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। जयदेव जी और नरेंद्र जी के बाद उनके दोनों बेटे अखिलेश जी और जयदेव रॉय के बेटे सुधीर रॉय दोस्त बन गए, जो भाइयों से बढ़कर थे। और अब सुधीर जी का बेटा वरुण और मोक्ष दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये भाईचारा डे से रिश्तेदारी पीढ़ियों से चली आ रही है। पर एक साल पहले नरेंद्र जी और जयदेव जी पर उनके दुश्मनों ने हमला करवाया था। उस वक्त नरेंद्र जी को बचाने के लिए जयदेव जी ने इन पर चले वाली गोली को अपने ऊपर ले लिया था। गोली हॉट की बहुत करीब लगी थी, जिस वजह डॉक्टर ने हार मान ली, क्योंकि सर्जरी करके गोली बाहर निकलना मतलब जयदेव जी की मौत। जयदेव जी एक साल से कोमा में थे, उनको बस एक ही आशा मिली थी उन्हें बचाने का, और वो थी डॉक्टर ईशा। दुनिया की बेस्ट सर्जन, पर इतना पावर और पैसा होने के बावजूद भी वो डॉक्टर ईशा को ढूंढ नहीं पाए थे। आज उन्हें एक उम्मीद मिली थी। बाकी सब भी खुश हो गए। अखिल जी ने तुरंत मोक्ष को कॉल करके बता दिया कि डॉक्टर ईशा राजवंश हॉस्पिटल में है। उनकी बात सुनकर तेजस, वरुण और मोक्ष तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वरुण भी एक साल से अपने दादाजी के लिए बहुत परेशान था। वो अपनी दादाजी से बहुत प्यार करता था और उन्हें कोमा में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वहीं हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स मोटिया को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ये सर्जरी का सबसे क्रिटिकल पार्ट था, जहां उस क्लॉट को रिमूव करना था। वही ईशानी बहुत शांत और कंपोज थी, उसकी हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। उसने स्मूथली उस क्लॉट को रिमूव किया। सभी डॉक्टर्स, यहां तक कि डीन राजवर्धन, डॉक्टर मिश्रा भी हैरान और ईशानी की स्किल को एडमियर कर रहे थे। ये सर्जरी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, जो कोई भी बेस्ट से बेस्ट सर्जन भी परफॉर्म करने से डरता, पर ईशानी ने इसे स्मूथली कंप्लीट किया था। उसकी हर मूव बिल्कुल परफेक्ट था और उसकी हर स्टेप बिल्कुल एक्यूरेट था, पर कोई भी सर्जन अकेला इस सर्जरी को डॉक्टर ईशा की स्टेप फॉलो करने के बाद भी नहीं कर पाएगा। पर उन सबने बहुत कुछ सीखा था आज। वही कुछ देर बाद मोक्ष की गाड़ी आकर हॉस्पिटल के बाहर रुकी। बॉडीगार्ड ने गेट खोला तो मोक्ष, वरुण, तेजस बाहर आए और हॉस्पिटल के अंदर चले गए। उनके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, जिस वजह से कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। पर गॉड्स के यूनिफॉर्म पर लगा लोगो देखकर सब समझ गए कि ये राजवंश फैमिली के गार्ड्स हैं। थोड़ी देर में तीनों लिफ्ट में थे। जैसे ही वो तीनों प्राइवेट एरिया में पहुंचे तो मोक्ष ने बॉडीगार्ड्स को वही वेट करने को बोल दिया और तीनों अंदर चले गए। वही डीन राजवर्धन ने जब मोक्ष के मैसेज देखा तो वो मोटरिंग रूम से बाहर चले आए। वही जिंदल फैमिली जानती थी कि ये राजवंश फैमिली का ही हॉस्पिटल है, इसलिए मोक्ष राजवंश को देखकर उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। धीरेन जिंदल ने मोक्ष को पोलाइट वे में ग्रीट लिया तो मोक्ष ने भी हाँ में सिर हिला दिया। मोक्ष भी अच्छे से जनता था जिंदल फैमिली को, क्योंकि उनकी कंपनी वो इंडिया की टॉप 5 आती थी और धीरेन जिंदल एक बहुत ही काइंड और पोलाइट नेचर के आदमी थे। CH39 ऑपरेशन सक्सेसफुल। ईशा दी, मोक्ष और ईशानी का प्यार। शिवम को स्टीचेस लगाने के बाद ईशानी ने एक बार प्यार से शिवम को देख फिर बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव भी बाहर आ गए। बाहर जब धीरेन जी और संध्या जी ने ईशानी को बाहर आते हुए देखा तो वो दौड़कर उसके पास आ गए। संध्या जी ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर ईशा मेरा बेटा कैसा है, अब वो ठीक तो है ना? धीरेन जी भी आगे आकर अपनी आस भरी आंखों से ईशानी को देख रहे थे और जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी ईशानी हल्की स्माइल करते हुए बोली, वो अब बिल्कुल ठीक है अंकल आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है, वो अब बहुत कमजोर है, इसलिए उन्हें होश में आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। उसकी बात सुनकर धीरे जी, संध्या जी और सुरभि तीनों बहुत खुश हो गए। सुरभि ने आगे आकर ईशानी को गले लगा लिया और बोली, आप बहुत अच्छी है ईशा दी, आपने मेरे भाई को बचा लिया। मेरे पास जितने भी चॉकलेट हैं वो सब मैं आपको दे दूंगी। उसकी बात सुनकर ईशानी हो हंसी आ गई। सुरभि बहुत प्यारी थी। ईशानी ने सुरभि के सिर को प्यार से सहलाकर बोली, अच्छा इस प्यारी सी गुड़िया के पास कितने सारी चॉकलेट है? सुरभि प्यार से बोली, बहुत सारी है ईशा दी, मैंने अपनी स्कूल बैग में छुपा कर रखा है, मैं वो सारे आपको दे दूंगी। आप तो मेरी एंजल दी है ना। जैसे परियां होती है जो सबकी विश पूरी करती, वैसे ही आपने भी मेरी विश पूरा किया ना भाई को ठीक करके, इसलिए आप मेरी एंजल हो। फिर कुछ सोचकर अपनी मासूम आंखें झपकाकर बोली, एंजल क्या मैं आपको ईशा दी बुला सकती हूँ? उसकी बात सुनकर ईशानी ने हल्के से स्माइल किया और प्यार से बोली, हाँ गुड़िया तुम मुझे ईशा दी बुला सकती, मुझे बहुत खुशी होगी तुम जैसी प्यारी सी गुड़िया जैसी छोटी बहन पाकर। वही ईशानी को इतना प्यार से बात करता और घुलता मिलता देख सभी डॉक्टर्स शॉक थे। इतनी बड़ी डॉक्टर होकर भी ईशानी कितने प्यार से उस छोटी बच्ची से बात कर रही थी। पर शायद उन लोगों को पता नहीं था कि ईशानी सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही इतनी अच्छी और नॉर्मल है, वरना बाकी सबके लिए तो उसका इविल रूप ही काफी है सबको डराने के लिए। वही नकुल भी बहुत ज्यादा शौक, उसने अपनी बॉस को कभी ऐसे अनजान लोगों से इतना प्यार से बात करता हुआ नहीं देखा था। उसे डे से बिजली के झटने लग रहा था। उसकी डेविल बॉस किसी अनजान बच्ची से कितनी प्यार से बात कर रही है। वो ईशानी की आंखों में जिंदल फैमिली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देख पा रहा था, पर उसका कारण वो समझ नहीं पा रहा था।
वही धीरेन जी और संध्या जी भी शॉक था। पहले तो वो डर गए थे जब सुरभि ने बिना परमिशन के ईशानी को हक किया। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर ईशा सुरभि की ऐसे हक करने से गुस्सा ना हो जाए और सुरभि को कुछ बोल ना दे। आखिरकार डॉक्टर ईशा दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर थी और अभी अभी उन्होंने शिवम को बचाया था, इसलिए वो उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। पर ईशानी को सुरभि से इतने प्यार से बात करते देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, पर उन्हें खुशी भी हो रही थी। ईशानी किसी बड़ी बहन की तरह सुरभि से प्यार से बात कर रही थी। वही मॉनिटरिंग रूम के गेट के पास खड़े मोक्ष, वरुण और तेजस सब कुछ चुपचाप सुन और देख रहे थे। जब मोक्ष और उसके दोस्त यहाँ आए थे उस वक्त नकुल यहाँ नहीं था, फोन कॉल की वजह से वो बाहर चला गया था, वरना अब तक वो ईशानी को मोक्ष के यहाँ होने की खबर देकर अलर्ट कर चुका होता। वहीं मोक्ष तो बस एक तक ईशानी को देख रहा था। वो पहचान गया था कि डॉक्टर ईशा कोई और नहीं उसकी बेबी डॉल ही है। वो तो मॉनिटरिंग रूम में देखकर ही पहचान गया था कि ये उसकी बेबी डॉल है। और कितनी हैरान करेगी मुझे बेबी डॉल, और कितनी आइडेंटिटी और स्किल है तुम्हारे पास। मोक्ष ईशानी को देखते हुए मन ही यही सोच रहा था। उसे अपनी बेबी डॉल के ऊपर बहुत प्राउड महसूस हो रहा था। वही तेजस और वरुण मोक्ष को देख रहे थे, जो एक टक बस डॉक्टर ईशा को देखे जा रहा था। तेजस चिढ़कर बोला, यार तू डॉक्टर ईशा को ऐसे क्यों देख रहा है? क्या अब वो तुझे पसंद आ गई है? क्या तू भाभी को धोखा देने वाला है? अगर ऐसा है तो मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि इस सपने में बिल्कुल भी तेरा साथ नहीं दूंगा, और घर में सबको बता दूंगा कि तू भाभी को चीट कर रहा है। फिर दादी माँ और आंटी तेरा जो हाल करेंगे उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया और अजीब मुंह बना लिया। फिर वरुण और तेजस उनकी बातें सुनने लगे। दोनों को ईशानी की आवाज जानी पहचानी तो लगी, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों इस वक्त बस डॉक्टर ईशा से मिलकर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए कैसे मनाए यही सोच रहे थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो डॉक्टर ईशा को कितना अमाउंट ऑफर करे। वही धीरेन जिंदल सुरभि और ईशानी के पास आकर बोले, थैंक यू डॉक्टर ईशा, आपने हमारे लिए जो किया है, अगर मैं अपना सब कुछ भी अगर आपको दे दूं तो मुझे कम लगेगा। संध्या जी भी आगे आकर बोली, हाँ डॉक्टर ईशा, हम ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। फिर धीरेन जी ने एक चेक निकालकर ईशानी की तरफ बढ़ा दिया। वो जानते थे डॉक्टर ईशा के लिए शायद ये ब्लैंक चेक कुछ भी ना हो। अगर डॉक्टर ईशा इस वक्त उनसे अपनी सारी प्रॉपर्टी मांग लेंगी तो धीरेन जी वो भी देने के लिए तैयार थे। वही जब ईशानी ने धीरेन जी को उसे ब्लैंक चेक देते हुए देखा तो उसने उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, अभी अभी तो इस प्यारी सी गुड़िया ने मुझे दी बोला है। उसने सुरभि को देखते हुए बोला। फिर धीरेन जी और संध्या जी की तरफ देखकर बोली, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये हमारा काम है। आप बस शिवम का ख्याल रखिए, मैं टाइम निकालकर उसे चेक करने आ जाऊंगी। इतना कहकर नकुल की तरफ मुड़ गई। वही नकुल तो सदमे में था, उसके बॉस को ये हो क्या गया है। आज यहाँ पर आने के बाद वो उसे झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। वही जैसे ही वो जाने लगी पीछे से डीन राजवर्धन सिंह की आवाज आई, एक मिनट रुकिए डॉक्टर ईशा। उनकी आवाज सुन ईशानी रुक गई। जब उसने मुड़कर देखा तो सामने राजवर्धन सिंह आ रहे थे और उनके पीछे ही तेजस, वरुण और मोक्ष भी थे। डीन के साथ मोक्ष और तेजस, वरुण को देखकर ईशानी चौंक गई। ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी डीन राजवर्धन जी आगे आकर बोले, डॉक्टर ईशा प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, हमें आपसे कोई बात करनी है। वही ईशानी मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष ने ईशानी को देखकर एक स्माइल पास किया, जिस वजह से उसे पता चल गया कि मोक्ष उसे पहचान चुका है, इसलिए उसे लगा अब छुपना और झूठ बोलना बेवकूफी होगी। वही नकुल भी उन तीनों को वहां देखकर शॉक हो गया था। क्या उसकी बॉस के बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि ईशानी बॉस ही डॉक्टर ईशा है, जिस वजह से वो यहाँ आए हैं? ईशानी ने हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और नकुल को वही इंतजार करने के लिए बोलकर चेंजिंग रूम में जाकर सर्जिकल गाउन, मास्क और ग्लोव उतारकर अपनी नॉर्मल आउटफिट में आ गई। बाहर आने के बाद वही डीन राजवर्धन सिंह, मोक्ष, वरुण, तेजस जो वही बाहर खड़े थे उनके साथ ऑफिस की तरफ चली गई। थोड़ी दूर आने के बाद मोक्ष ने ईशानी का हाथ पकड़ लिया और सॉफ्टली उसके हाथ को सहलाने लगी और प्यार से बोला, क्या सर्जरी की वजह से तुम बहुत थक गई हो बेबी डॉल? उसके ऐसे प्यार से सहलाने से और चिंता करने से ईशानी को खुशी महसूस होने लगा। उसने प्यार से मोक्ष को देखा और बोली, नहीं मैं ठीक हूं, तुम ज्यादा चिंता मत करो। वही मोक्ष और ईशानी की ऐसी प्यार भाई बातों से डीन के साथ साथ तेजस और वरुण भी हैरान थे। दोनों ने ईशानी को गौर से देखा तो वो समझ गए कि ये डॉक्टर ईशा कोई और नहीं उनकी भाभी ईशानी है। दोनों को एक बड़ा झटका लगा था, मतलब ईशानी उनकी भाभी की एक और आइडेंटिटी भी है, वो भी मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस और भगवान कही जाने वाली डॉक्टर ईशा की नाम से। पर उन दोनों से विपरीत डीन राजवर्धन जी आंखें तो बाहर आने को थी। उसका ये खड़ूस डेविल बॉस डॉक्टर ईशा से इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? उसने आज से पहले मोक्ष को इतने प्यार से किसी से भी बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ हो क्या रहा है? क्या डॉक्टर ईशा उसके डेविल बॉस की गर्लफ्रेंड है? अगर है तो फिर उन्होंने पहले उन्हें सर्जरी के लिए क्यों नहीं बुलाया? अगर ऐसा हुआ होता तो जयदेव जी कब का ठीक हो चुके होते। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में पांचों ऑफिस में पहुंच गए तो मोक्ष ने प्यार ईशानी को सोफे पर बिठाया और वो खुद भी उसके साथ बैठ गया और हाथों को हल्के हाथ से मसाज करने लगा। डीन राजवर्धन मोक्ष के इस जेस्चर से फिर से हैरान हो गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। CH40 जयदेव जी का सर्जरी करेगी जीलोस मोक्ष। डीन राजवर्धन अब भी मोक्ष और ईशानी को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी मोक्ष ने ईशानी के हाथ को मसाज करते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहकर ईशानी के लिए उसके मनपसंद की स्नैक्स और काफी मंगवा दिया। तभी ईशानी मोक्ष को देखकर बोली, ऐसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस वक्त अपने ऑफिस में नहीं होना चाहिए? उसकी बात सुनकर मोक्ष उसकी बलों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं तो अपनी प्यारी सी बेबी डॉल डॉक्टर ईशा से मिलने ही आया था। क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा? मोक्ष ने मायूस होने का नाटक करते हुए बोला।
उसकी इतनी खराब एक्टिंग देखकर तेजस ने मुंह बना लिया और वरुण के कान के पास जाकर बोला, देख कितनी बेकार एक्टिंग कर रही है, वो भी माफिया क्वीन के सामने। कौन कहेगा कि ये एक शैतान है, पलक झपकने से पहले ही लोगों को मार डालता है। वहीं मोक्ष को उसकी बातें बखूबी सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो उसे घूरने लगा। उसे अपनी तरफ घूरता देखकर तेजस चुप हो गया। वहीं ईशानी ने दीन राजवर्धन जी की तरफ देखकर पूछा, बोलिए डॉक्टर सिंह, आपको मुझसे क्या बात करनी थी। उसकी आवाज सुनकर दीन राजवर्धन, जो अब तक शौक में थे, वो अपने होश में आए और फिर मोक्ष, तेजस और वरुण की तरफ देखकर बोले, जी डॉक्टर ईशा, मुझे आपसे एक पेटेंट के बारे में बात करनी थी। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले वरुण बोला, दरअसल ये बात मेरे दादाजी से जुड़ी हुई है। उसकी बात सुनकर ईशानी वरुण की तरफ देखने लगी। इतना तो वो पहले ही समझ गई थी कि पेटेंट मोक्ष या उसके दोस्तों के फैमिली से ही जुड़ा है, जिस वजह से वो तीनों यहाँ उससे मिलने आए हैं। फिर वो ध्यान से वरुण की बातों को सुनने लगी। वरुण ने सब कुछ ईशानी को एक्सप्लेन कर दिया और अपनी आस भरी नजरों से ईशानी की तरफ देखने लगी। उसे पता था अगर ये सर्जरी ईशानी नहीं कर पाए तो दुनिया की कोई भी डॉक्टर ये सर्जरी नहीं कर पाएंगे। वहीं मोक्ष और तेजस भी ईशानी को देख रहे थे। डीन राजवर्धन भी ईशानी को देख रहे थे। उन लोगों ने दुनिया की बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया था और सबने ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की चांसेस सिर्फ 50% ही बताया था, और वो भी गारंटी नहीं कि सेंस में आएंगे। अगर वो बच गए तो भी वो ऐसे ही कोमा में हमेशा के लिए रहेंगे, जिस वजह से अब उनकी उम्मीद सिर्फ डॉक्टर ईशा थी। ईशानी बोली, ठीक है, मैं ये सर्जरी करूंगी, पहले मुझे पेटेंट की कंडीशन चेक करनी होगी। ईशानी के मुंह से हाँ सुनकर सब खुश हो गए। वरुण तो अपना खुशी छुपा ही नहीं पा रहा था। थैंक यू भाभी, उसने खुशी से बोला। तभी डोर पर नॉक हुआ और दो बॉडीगार्ड अपने हाथों में बहुत सारा स्नैक्स और काफी लेकर अंदर आए और टेबल पर रखकर चले गए। ईशानी ने उन सारी स्नैक्स को देखा, फिर मोक्ष को देखा। उसके दिल में गर्माहट भर गई। मोक्ष ने ईशानी की चेहरे से मास्क हटा दिया और उसके हाथ में काफी दे दिया। वही डीन राजवर्धन सिंह तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। ये लड़की अभी सिर्फ 20 साल की लग रही है, इतनी बड़ी डॉक्टर, वो भी इतने कम उम्र में, और वो भी उसके डेविल बॉस की गर्लफ्रेंड। उसे पहले लग रहा था कि डॉक्टर ईशा शायद मोक्ष के उम्र के होगी, पर ये तो एक छोटी बच्ची है। वो कभी ईशानी को देखते तो कभी मोक्ष को। नो डाउट कि डॉक्टर ईशा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो क्या उसके खड़ूस बॉस डॉक्टर ईशा की खूबसूरती देखकर उसकी प्यार में पड़ गए। तेजस और वरुण को उनकी एक्सप्रेशन देखकर मजा आ रहा था। इतने तो वो दोनों भी शॉक नहीं हुए थे जब दोनों ने मोक्ष और ईशानी को साथ देखा था। लगता है राजवर्धन जी को एक बड़ा झटका लगा है। मोक्ष ईशानी को अपने हाथों से बीच बीच में स्नैक्स भी खिला और था खुद भी उसकी काफी कप से ही बीच बीच में काफी पी रहा था। उनका ये प्यार भरा सीन वो तीनों और नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाब में हड्डी हो। हम ऊपर दादाजी के पास है, आप दोनों वही आ जाना। इतना कहकर तेजस और वरुण बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे राजवर्धन भी चले गए। उन सबके जाने के बाद ईशानी ने मोक्ष को हक कर लिया। उसे मोक्ष के साथ सुकून मिलता था जिसे उसे बरसों से तलाश थी। ईशानी को खुद को ऐसे हक करता देख मोक्ष की होठों पर स्माइल आ गई। इस वक्त ईशानी उसे बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जो दुनिया से परेशान हो। मोक्ष ईशानी के पास्ट को जनता था, जिस वजह से हमेशा उसके दिल में एक टीस सी उठती थी। उसका तो मन करता था मेहरा फैमिली को बर्बाद करके उन्हें रास्ते पर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। मोक्ष ईशानी के बाल को प्यार से सहला रहा था। जब उसकी नजर ईशानी की गुलाबी होंठों पर गई तो उसे ईशानी की होठों को चूमने का मन करने लगा। जब ईशानी ने अपना सिर ऊपर करके मोक्ष की तरफ देखा तो मोक्ष जल्दी से नीचे झुक गया और ईशानी की होंठों पर अपने होंठ रख दिए और प्यार से उसे किस करने लगा। पहले तो ईशानी मोक्ष की इस तरह अचानक किस करने से शॉक हो गई, फिर वो भी धीरे धीरे मोक्ष का साथ देने लगी। उसकी साथ पाकर मोक्ष और भी वाइल्ड हो गया। 15 मिनट बाद जब ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने मोक्ष को धक्का देना शुरू कर दिया, तो मोक्ष ने उसे छोड़ दिया। तो ईशानी मोक्ष की साइन में अपना सिर घुसाए जोर जोर से सांस लेने लगी। मोक्ष उसकी बलों को प्यार से सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। जब ईशानी शांत हुई तो थोड़ी देर में दोनों जयदेव जी के रूम की तरफ चले गए। मोक्ष ने अब भी ईशानी की हाथ टाइटली पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि ईशानी गायब हो जाएगी। मोक्ष की ऐसी क्यूट हरकतों से ईशानी को हंसी आ रही थी, पर उसे मोक्ष पर प्यार भी आ रहा था। दोनों लिफ्ट से लास्ट फ्लोर पर पहुंच गए। ये प्राइवेट एरिया था जहां सिर्फ राजवंश खानदान के लोगों का ही ट्रीटमेंट होता था और कोई यहां नहीं आ सकता था। दोनों आईसीयू के अंदर चले गए जहां जयदेव जी थे। तेजस, वरुण और डीन राजवर्धन भी वही थे। ईशानी ने जयदेव जी के कंडीशन को चेक किया और थोड़ी और एक्सप्लेन करने के बाद उसने डीन राजवर्धन जी की तरफ देखकर बोली, मुझे इनके रिपोर्ट भी दे दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकूं। उनकी बात सुनकर डीन राजवर्धन तुरंत रिपोर्ट ले आए। ईशानी को पहले ही उनकी कंडीशन एक्सप्लेन करने के बाद पता चल गया था, पर वो उन्हें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए रिपोर्ट देखने की जरूरत थी और उसे दूसरे जो मेडिसिन जरूरी नहीं उसे भी बदलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सब सोफे पर बैठे थे, तभी वरुण बोला, भाभी क्या आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनकी बचने की और होश में आने की कितने प्रतिशत चांसेज है? 100%, ईशानी ने बिना झिझके जवाब दिया। तो उसकी बात सुनकर सब शॉक हो गए। सबसे बड़ा शॉक तो डीन राजवर्धन को लगा था। वो भी इस सर्जरी को नहीं कर सकते हैं, पर डॉक्टर ईशा ठीक होने की चांसेज 100% बता रहे हैं। सच कहते हैं लोग, डॉक्टर ईशा लोगों को मौत के मुंह से भी खींच लाती है। वहीं वरुण, मोक्ष और तेजस भी खुश हो गए। किसी भी डॉक्टर ने उन्हें ये नहीं बोला था कि जयदेव भी 100% ठीक हो जाएंगे। सबने बस यही कहा था कि उनकी बचने की चांसेज 50% है और वो भी बहुत रिस्की है। उन्होंने पहले भी ईशानी के बारे में बहुत बार सुना था कि डॉक्टर ईशा मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस है और वो मिरेकल करके दिखाते हैं और उनकी मेडिकल नॉलेज और स्किल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मोक्ष अपनी बेबी डॉल को प्राउड भरी मुस्कुराहट के साथ देख रहा। उसकी बेबी डॉल दुनिया की सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की है। उसकी स्किल और पावर की बराबरी शायद ही कोई कभी कर पाए।
ईशानी ने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया। इस मेडिसिन से उनकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी, जिस वजह से सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मेडिसिन को देखने के बाद डीन राजवर्धन चौंक गए और बोले ये तो इतना कहकर वो ईशानी की तरफ देखने लगे। उन्हें ऐसे चौंकते और ईशानी को देखते देख वरुण बोला, क्या हुआ, क्या ये मेडिसिन यहाँ नहीं है? वरुण की बात सुनकर रुपया की मात्रा जब आधा र आधा ड धना जी बोले, ये मेडिसिन कोई भी फार्मा कंपनी नहीं बनाती है और मेडिसिन कंपनी या स्टोर में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दवाई बहुत रेयर है और इसे बहुत सारे हर्ब को मिलाकर बनाया जाता। इस दवाई में यूज होने वाली एक हर्ब लाखों में आता है, जिस वजह से ये मेडिसिन बहुत कॉस्टली होता है। और ये मेडिसिन सिर्फ क्वीन लैब और फार्मास्यूटिकल में ही बनता है। इस मेडिसिन के लिए पहले ही करोड़ों रुपए एडवांस देने पड़ते हैं, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि ये दवाई आपको मिल जाएगी, हो सकता है आने में बहुत लेट हो जाए। उनकी बात सुनकर मोक्ष बोला, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, ईशानी ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है उसे कैसे भी करके ऑर्डर कीजिए, जितने पैसे चाहिए दे दीजिए। तभी ईशानी उसे रोकते हुए बोली, रुको। फिर राजवर्धन जी की तरफ देखकर बोली, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस उन्हें ये प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिएगा, वो आपको मेडिसिन दे देंगे। उसकी बात सुनकर फिर से सब चौंक गए। मोक्ष ने मन ही मन सोचा कि क्या उसकी बेबी डॉल की वहां इतनी इन्फ्लुएंस है। फिर उसने मन ही मन सोचा कहीं वो फार्मा कंपनी उसकी बेबी डॉल की ही तो नहीं है। पर बाकी सबको अब भी यही लग रहा था कि डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें मेडिसिन मिल जाएगी। तभी ईशानी के फोन में मैसेज आया। जब ईशानी ने मैसेज देखा तो उसकी होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वहीं अपनी बेबी डॉल को फोन में देखकर ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर मोक्ष को उस फोन वाले इंसान से जेलोसी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जिसका मैसेज देखते ही ईशानी की होठों पर स्माइल आ गई। फिर ईशानी ने तुरंत मैसेज टाइप करना स्टार्ट कर दिया, जिसे देख मोक्ष को गुस्सा आने लगा। उसके सामने होते हुए उसकी बेबी डॉल किससे मैसेज कर रही है। इतना सोचकर उसने ईशानी के हाथ से फोन छीन लिया। फिर उस नाम को देखा जिससे मैसेज आया था। मैसेज करने वाले का नाम देखकर उसका गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि मैसेज नव्या की तरफ से था, जो ईशानी को मिलने के लिए बुला रही थी। वहीं मोक्ष की जेलोसी देखकर तेजस और वरुण को हंसी आ रही थी। इस वक्त मोक्ष बिल्कुल जलकुकड़ा लग रहा था। ईशानी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मोक्ष को देखने लगी, तो मोक्ष ने उसके सामने फोन कर दिया और बोला, तुमने थोड़ी देर पहले सर्जरी किया था, तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे होंगे, मैं फोन पकड़ता हूं, तुम मैसेज करो। मोक्ष को बातें घुमाता देख तेजस और वरुण को और ज्यादा हंसी आ गई। ईशानी ने ज्यादा नहीं सोचा और नव्या को मैसेज करने लगी। फोन रखने के बाद मोक्ष ने पूछा, क्या तुम दोनों कहीं जा रहे हो? तो ईशानी उसे देखते हुए बोली, हाँ, आज वो भी मेरे साथ शॉपिंग करने जाने वाले हैं। CH41 मोक्ष और ईशानी का रोमांस, प्रिया की गुस्सा। थोड़ी देर बात करने के बाद सब बाहर चले गए। वहीं नकुल बाहर खड़ा बेसब्री से ईशानी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ईशानी बाहर आई, नकुल थोड़ा रिलैक्स हुआ और जल्दी से ईशानी के पास आकर धीरे से बोला, बोस, आपके देवेंद्र दादाजी ने कॉल किया था, उन्हें आपसे कुछ बात करनी थी, आप उनसे बात कर लीजिए। ये सब उसने धीमी आवाज में बोला था, जिस वजह से किसी को सुनाई नहीं दिया। ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और मोक्ष के साथ बाहर की तरफ चली गई। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले गए। नकुल तो आपने बोस को इतने आराम से मोक्ष का हाथ पकड़ते जाते देख हैरान था। क्या 2 ही दिन में उसके बोस को मोक्ष राजवंश से इतना प्यार हो गया? ईशानी मोक्ष के साथ उसके गाड़ी में चली गई। तेजस और वरुण भी दूसरी गाड़ी से निकल गए, तो नकुल भी कार लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मोक्ष के कार में मोक्ष ने ईशानी को अपने गोद में बिठा रखा था। ईशानी मोक्ष के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। मोक्ष ईशानी की उंगलियों के साथ खेलते हुए प्यार से बोला, तुम अपनी ये डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी मुझे कब बताने वाली थी बेबी डॉल? मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर उठाकर मोक्ष को देखा, फिर बोली, अभी तक सोचा नहीं था। उसकी जवाब सुनकर मोक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, वैसे और कितनी आइडेंटिटी मेरी बेबी डॉल की जो मुझे अभी जानना बाकी है? ऐसे तो कुछ और है, धीरे धीरे पता चल जाएगा, ईशानी ने हल्की स्माइल करते हुए बोली। मोक्ष ने कुछ नहीं कहा, उसे पता था आज नहीं तो कल उसकी बेबी डॉल उसे सब कुछ बताने ही वाली है। उसने नीचे झुककर ईशानी की पिंक लिप्स को अपने होंठों से मिला लिया और पैशन के साथ ईशानी की होंठों को किस और सक करने लगा। ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। धीरे धीरे मोक्ष वाइल्ड हो गया और ईशानी के मुंह में जीभ डालकर उसकी मुंह को एक्सप्लोर करने लगा, फिर उसके जीभ को सक करने लगा। ईशानी ने मोक्ष की शर्ट को अपनी मुठियों में भर लिया। 20 मिनट बाद जब मोक्ष को लगा कि ईशानी को सांस नहीं आ रही है, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। मोक्ष के छोड़ते ही ईशानी गहरी गहरी सांस लेने लगी, तो मोक्ष की नजर ईशानी की स्नो व्हाइट जैसी गोरी गर्दन और उसकी ऊपर नीचे होती सीने पर चली गई, जिसे देखकर मोक्ष अपना कंट्रोल खोने लगा। उसने अपना होंठ ईशानी की गर्दन पर रख दिया और उसकी गर्दन को धीरे धीरे चूमने लगा। ईशानी की खुशबू उसे पागल बना रही थी। मोक्ष की इस तरह किस करने से ईशानी की सांसें तेजी से चल रही थी। वो तो अच्छा था कि कार का पार्टीशन ऑन था। धीरे धीरे मोक्ष ने ईशानी की गर्दन को वाइल्डली किस और शक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ईशानी की सिसकियां निकलने लगी, जिसे ईशानी अपने होंठ भींचकर दबाने की कोशिश करने लगी। ईशानी को अपनी सिसकियों को कंट्रोल करते देख मोक्ष ईशानी की कान के पास जाकर उसकी ईयरलोब को चूमते हुए उसकी कान में हस्की वॉइस में बोला, अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश मत करो बेबी डॉल, मुझे तुम्हारी सिसकियों की आवाज सुननी है। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी की ईयरलोब पर हल्के से बाइट कर लिया। ईशानी की शरीर में जैसे सिहरन सी दौड़ गई। फिर से मोक्ष ईशानी की गर्दन और कोलाबोन को चूमने लगा और धीरे धीरे बाइट करने लगा, जिस वजह से ईशानी की मुंह से धीरे धीरे सिसकियां निकलने लगी, जिसे ईशानी चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। वही ईशानी की मीठी सिसकियों की आवाज को सुनकर मोक्ष और भी वाइल्ड हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ ईशानी की ऊपर नीचे हो रही इमेजेड चेस्ट पर रख दिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। मोक्ष की इस हरकत से तो ईशानी की सिसकियां और बढ़ गई। उसकी हाथ मोक्ष की बलों में चलने लगे। तभी गाड़ी एक ब्रेक के साथ रुक गई और ड्राइवर की डर भरी आवाज आई, सर हम मॉल पहुंच गए।
ड्राइवर की हालत खराब हो गई, भले ही पार्टीशन की वजह से वो पीछे जो हो रहा था उसे देख नहीं पा रहा था, पर दोनों की हल्की हल्की आवाज उसकी कान में पड़ रही थी जिस वजह से उसे पसीना आ रहा था। गाड़ी रुकने की और ड्राइवर की आवाज की वजह से मोक्ष ने अपनी हरकतें रोक दी। उसे ईशानी को छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा था, पर वो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। उसने ईशानी को छोड़ दिया और उसकी बाल और ड्रेस को ठीक करने लगा। ईशानी की गाल टमाटर की तरह लाल हो गई थी, जिसे देखकर मोक्ष को उसे खाने का मन करने लगा। जब मोक्ष ने ईशानी की गर्दन को देखा तो वजह मोक्ष के दिए हुए लव बाइट थे जो अच्छे से दिख रहे थे। उन बाइट मार्क्स को देखकर मोक्ष की चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। जब ईशानी ने मोक्ष की नजरों का पीछा किया तो उसे समझ आ गया जरूर मोक्ष की दिए हुए मार्क्स रह गए होंगे, जिस वजह से वो मोक्ष को गुस्से से घूरने लगी। जब मोक्ष ने ईशानी को खुद को घूरते हुए देखा तो बोला, मुझे ऐसे मत देखो बेबी डॉल, में फिर से अपना कंट्रोल खो दूंगा, फिर मुझे दोष मत देना। उसकी बात सुन ईशानी ने थोड़े गुस्से और नाराजगी से बोली, तुमने ये क्या किया, अब ये मार्क्स सबको दिखेगा। हाँ तो अच्छा है ना, सब समझ जाएंगे कि मेरी बेबी डॉल सिर्फ मेरी है और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें आंख उठाकर देखने की। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी चिढ़ते हुए बोली, मुझे देखने की हिम्मत ऐसे भी किसी में नहीं है, मुझे गलत नजरों से देखने वालों का मैं। इतना कहकर वो चुप हो गई और उसकी होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही मोक्ष जनता था उसकी बेबी डॉल को किसी की जरूरत नहीं है, जो अंडरवर्ल्ड में क्वीन की पोजीशन पर बैठी हो भला उसे कोई क्या ही कर सकता है, पर उसे अपनी बेबी डॉल का यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद बिल्कुल फेयर ले। उसने ईशानी को उसकी ओवरकोट उठाकर पहना दिया ताकि ईशानी की लव बाइट को कोई भी ना देख पाए। इसे देखने का हक सिर्फ उसका था। तभी कार की ग्लास विंडो पर नॉक हुआ। जब दोनों ने देखा तो बाहर नव्या थी जो नॉक कर रही थी। नव्या को देख दोनों कार से बाहर आ गए। दोनों को देखकर नव्या खुश होकर ईशानी की गले लग गई और बोली, भाभी फाइनली अब मैं आपको भाभी बुला सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों अब साथ में है। ईशानी ने स्माइल करके उसकी सिर को प्यार से सहलाया। उसकी बात सुनकर मोक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर नव्या ने मोक्ष को भी हक कर लिया और बोली, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ भैया भाभी। मोक्ष ने उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है अब तुम दोनों शॉपिंग करने जाओ, मेरा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नमन ने मॉल की मैनेजर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया है, इसलिए जितना चाहे अच्छे से शॉपिंग करो। मोक्ष की बात सुनकर नव्या खुश हो गई। आज सारे बॉडीगार्ड्स बाहर ही रहने वाले थे, वो और ईशानी भाभी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, ये सोचकर वो एक्साइटेड हो गई। दोनों मॉल के अंदर चले गए तो मोक्ष ने गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। वही ये मॉल राजवंश फैमिली का ही था। अंदर मेहरा फैमिली, महाजन फैमिली और सेठी फैमिली कुछ देर पहले ही आ गए थे। प्रिया ने अपनी दोनों चमचियां रोमी और नीता को भी बुला लिया था, जो सोहन सेठी को घूरने में लगे हुए थे। पर सोहन की नजरें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी, जो अब तक नहीं आई थी। वो सिर्फ ईशानी को देखने के लिए ही सबके साथ शॉपिंग पर आया था, वरना उसे इस शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी उन्हें ईशानी आती हुई दिखाई दी, उसके साथ में नव्या भी चहकते हुए आ रही थी। पर किसी ने नव्या को नहीं पहचाना, क्योंकि राजवंश फैमिली अपनी इकलौती बेटी को मीडिया से दूर ही रखते थे, उसकी सेफ्टी के लिए। सोहम तो ईशानी की खूबसूरती में खो गया, उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी, उसकी सपनों की राजकुमारी जो उसके सामने थी। वही ईशानी और नव्या को देखकर प्रिया की मुंह बन गया। फिर प्रिया को कल की ईशानी के द्वारा हुई अपनी इंसल्ट याद आ गई तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। फिर उसने मन ही मन सोचा, आज मैं इस 2 कौड़ी की ईशानी से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगी। उसने अपनी गुस्से को काबू किया, फिर मुड़कर राहुल की तरफ देखने लगी, पर जब उसने देखा कि कैसे राहुल एक टक खोए हुए ईशानी को ही देख रही है तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। वही रोमी और नीता जो सोहम को इंप्रेस करने के बारे में सोच रहे थे, जब दोनों ने सोहम को प्यार से ईशानी की तरफ देखता पाया तो दोनों को ही गुस्सा आ गया। वही जब ईशानी और नव्या उनके पास पहुंची तो प्रिया जो गुस्से में थी किसी के कुछ बोलने से पहले एक्टिंग करके बोली, तुम इतने देर से क्यों आए? फिर नव्या की तरफ देखकर बोली, और ये कौन है? प्रिया की कहने से बाकी सब भी नव्या की तरफ देखने लगे। नव्या ने सिंपल सी फ्लोरल ड्रेस पहनी थी, जिस वजह से सब उसे कोई मिडिल क्लास लड़की समझ रहे थे। पर CH42 प्रिया और नीता की इंसल्ट, ईशानी की सरकास्टिक बातें। नीता की बात सुनकर ईशानी की आंखें ठंडी हो गई। नीता को ऐसा लगा जैसे कोई उसे चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है। तभी नव्या बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भा? इतना कहकर वो रुक गई। वो अभी सबके सामने भाभी कहने ही वाली थी, फिर उसने अपने आप को संभालते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईशानी दी से ऐसी बातें करने की? तुम तो उनके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। अपनी छिपकली जैसी शकल लेकर मेरी ईशानी दी के बारे में बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। नव्या की बातों से नीता को काफी इंसल्टेड फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गाल पर एक तमाचा मारा हो। उसने गुस्से में नव्या को देखा, फिर आगे आकर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी हाथ में एक तेज दर्द उठा। जब उसने देखा तो ईशानी ने उसकी उंगली को मोड़ दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगली टूट गई हो। मेरी उंगली छोड़ो कहकर नीता दर्द से चिल्लाने लगी। उसे ऐसे चिल्लाते देख नव्या को बहुत मजा आ रहा था। वाह, उसकी भाभी कितनी स्ट्रांग है, उसकी आंखें चमक रही थी। तभी रोमी और प्रिया आगे आकर ईशानी से नीता को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ईशानी छोड़ो उसे, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम इसी हरकतें कर सकते हो। अगर तुम इसे ही हंगामा करती रही तो हमारे मेहरा फैमिली के साथ साथ महाजन फैमिली और सेठी फैमिली की भी इंसल्ट होगी और हाई सोसाइटी में परिवार का नाम खराब होगा। आरती जी भी आगे आकर बोली, ईशानी तुम्हें अब नीता को छोड़ देना चाहिए, ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है। वही बाकी सबने कुछ नहीं बोला। समीर और दर्शित तो चुपचाप खड़े थे, पर ईशानी दे से किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। फिर उसने एक झटके के साथ नीता की उंगली को झटक दिया और अपनी ठंडी आवाज में बोली, अगली बार बोलने से पहले 1000 बार सोचना जरूर, और याद रखना मेरे आसपास की लोगों को कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी एक और गलती और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं इस देश की बक्से से मिटा दूंगी।
उसकी इतनी भयानक बातें सुनकर नीता के साथ साथ बाकी सब भी डर गए। मेहरा फैमिली तो पहले से ईशानी की ताकत को जानते थे कि ईशानी चाहे तो ऐसा जरूर कर सकती है। नव्या तो खुश हो रही थी, उसकी भाभी दूसरों को धमकी देते हुए कितनी कूल और डोमिनेटिंग लग रही है। अगर दादी माँ और मोम को मैं भाभी के बारे में बताऊंगी तो वो दोनों खुश हो जाएंगे। वहीं नीता ने अपने गुस्से और दर्द को कंट्रोल करते हुए मायूस चेहरा बनाकर कर प्रिया को देखा ताकि प्रिया उसके लिए स्टैंड ले सके। प्रिया ने अपनी भोली शकल पर मासूम एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, ईशानी तुम मेरी दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो, देखो उसे कितना दर्द हो रहा है। तभी समीर जो अब तक चुपचाप ड्रामा को देख रहा था, उसने प्रिया को देखते हुए गुस्से से बोला, इनफ इज इनफ, गलती ईशानी की नहीं है तुम्हारी दोस्त की है, इसलिए पहले तुम्हें उसे समझना चाहिए। पहले उसने ही ईशानी और उसकी दोस्त की इंसल्ट करने की कोशिश की थी, क्या उसे पता नहीं कि ईशानी मेहरा फैमिली से है। और हाँ, आपने दोस्तों को अच्छे से समझा दो, आगे से अगर किसी ने भी ईशानी की इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं खुद उस मैटर को हैंडल करूंगा। इतना कहकर समीर और दर्शित आगे चले गए। तभी मिसेस बनीता सेठी आगे आते हुए बात को संभालते हुए बोली, अच्छा जो हुआ उसे भूल जाओ, हमें अंदर जाकर शॉपिंग करनी चाहिए वरना ज्यादा लेट हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अंदर जाने लगे। वहीं आपने भाई की बात सुनकर और उसे ईशानी की सपोर्ट करते देख प्रिया गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे काफी इंसल्टेड फील हो रहा था। उसके भाई ने फिर से आज ईशानी की वजह से उसकी इंसल्ट किया और रुड बातें कही। गुस्से में उसकी मुठिया कस गई। मैं इस ईशानी को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली, बस एक बार मौका मिल जाए फिर तो मैं तुम्हें सबके नजरों में इतना नीचे गिराऊंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने की लायक भी ना रहो। इतना सोचकर उसने राहुल के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके साथ ही चलने लगी। उसने अपनी तिरछी नजरों से ईशानी की तरफ देखा। उसे लगा उसे राहुल के साथ देखकर ईशानी जरूर जल रही होगी, पर ईशानी को उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। ये देखकर तो प्रिया को और भी गुस्सा आ गया। पर जब उसने राहुल की तरफ देखा तो उसकी भी नजरें ईशानी पर देखकर तो प्रिया की तनबदन आग ही लग गई। वही सोहन भी ईशानी को ही बार बार देख रहा था, जिसे प्रिया ने भी नोटिस किया था। आखिर इस ईशानी में ऐसा क्या खास है जो सब उसके दीवाने हुए जा रहे हैं। वो खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझती थी, पर ईशानी के आने के बाद से तो उसकी खूबसूरती फीकी लग रही थी और इस बात से प्रिया को सबसे ज्यादा नफरत हो रही थी। सब एक शॉप के अंदर चले गए जहां सब कुछ बहुत महंगी और ब्रांडेड था। दो सेल्स लेडी सबको अटेंड करने आगे आ गए। वही ईशानी को इस शॉपिंग से कोई मतलब नहीं था। इसके सारे कपड़े कॉस्ट्यूम मेड होते थे, इसलिए उसे इस मॉल से ड्रेस लेने की कोई इच्छा नहीं थी। सब आपने पसंद की कपड़े देख रहे थे। नीता तो इतनी अच्छी अच्छी ब्रांडेड ड्रेस देखकर अपना दर्द ही भूल गई थी। आज उसे प्रिया की वजह से जरूर एक या दो ब्रांडेड ड्रेस फ्री में लेने का मौका मिलने वाला था, जिस वजह से वो खुश होकर सारी ड्रेसेस को देख रही थी। वहीं राहुल की नजर बार बार ईशानी की तरफ ही जा रही थी। ईशानी की खूबसूरती को देखकर वो पागल हो रहा था। वो ईशानी से बात करके उससे अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, पर इस वक्त प्रिया उससे जोक की तरह चिपकी हुई थी। सोहन भी सिर्फ छुप छुप कर ईशानी को देखे जा रहा था, पर ईशानी से कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही आरती जी तो प्रिया के लिए ड्रेस देखने में बिजी थी। वो तो भूल ही गई थी कि उनकी एक और बेटी भी है। जब समीर और दर्शित ने देखा ईशानी आपने लिए कुछ देख ही नहीं रही है, तो दर्शित ईशानी के पास आकर बोला, तुम आपने लिए कुछ पसंद क्यों नहीं कर रही हो। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, ईशानी ने सपाट लहजे में बोला। फिर नव्या को देखने लगी जो सभी ड्रेस को देख रही थी। नव्या एक ड्रेस लेकर ईशानी के पास आकर बोली, भाभी देखिए ये मुझ पर अच्छी लग रही है ना। वही नव्या के मुंह से ईशानी के लिए भाभी सुनकर दर्शित शौक होकर नव्या को देखने लगा। तो नव्या हंसते हुए बोली, सॉरी ईशानी दी में वो गलती से बनी बोल दिया। ईशानी ने कुछ नहीं बोली और स्माइल करके बोली, हाँ ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ईशानी की बात सुनकर नव्या छोटे बच्चों की तरह खुश हो गई और ईशानी को दूसरे ड्रेस सेक्शन की तरफ ले गई। वही जब ईशानी वहां से चली गई तो दर्शित भी दुखी होकर वापस समीर के पास चला गया। तभी प्रिया एक ड्रेस लेकर समीर और दर्शित के पास आकर दिखाते हुए बोली, भाई ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। उसकी बात सुनकर दोनों ने ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। समीर ने बस अच्छा है कि कर सिर हिला दिया, पर दर्शित ने कुछ नहीं कहा, तो प्रिया ज्यादा कुछ बोले वहां से चली गई। तभी जब उसने ईशानी को अकेले खड़ी देखा तो प्रिया के मन में एक शैतानी ख्याल आया। वो ईशानी के पास जाकर झूठी स्माइल करके अच्छी होने का नाटक करते हुए बोली, ईशानी तुमने अभी तक कोई भी ड्रेस चूज क्यों नहीं किया। फिर वो जानबूझकर थोड़े जोर से बोली, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बोल सकती हो। तुम पहली बार इतनी बड़ी मॉल में आए हो तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं ड्रेस चुनने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी तेज आवाज से बोलने से सल्स गर्ल के साथ साथ बाकी लोगों का ध्यान भी ईशानी और प्रिया पर चला गया। सब ईशानी को अजीब नजरों से देखने लगे, पर ईशानी का कोल्ड ऑरा और डोमिनेटिंग प्रेजेंस की वजह से किसी ने कुछ नहीं बोला। वही फैमिली ने भी प्रिया की बातें सुनकर दोनों को देखने लगे। आरती जी ने प्रिया की बातें सुनकर सोचा मुझे ईशानी के लिए भी शायद कपड़े देखने चाहिए थे। फिर उन्होंने अपने ख्याल को झटक दिया, ईशानी डॉक्टर ईशा है। प्रिया की बात उन्हें पहली बार बिल्कुल गलत लगी। ईशानी की आइडेंटिटी के हिसाब से वो ऐसी मॉल में कई बार गई होगी। वही ईशानी प्रिया की सारी चालें समझ रही थी। उसने उसे अपनी इमोशनलेस आंखों से देखते हुए अपनी कठोर आवाज में बोली, मैंने तुम्हें कल बोला था ना, मुझे कचरे और डस्टबिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम मेरे सामने आ गई। मानना पड़ेगा मिस प्रिया मेहरा, हिम्मत तो बहुत है तुम्हारी अंदर। ईशानी की बात सुनकर और उसकी इमोशनलेस आंखें देखकर प्रिया को गुस्बम्स आ गए। फिर ईशानी ने जो कहा उसे सोचकर प्रिया गुस्से और नफरत से भर गई। ईशानी ने फिर से उसकी इंसल्ट की, वो भी सबके सामने। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। तभी आरती जी आगे आकर बोली, ये कैसी बिहेवियर है तुम्हारी, वो तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उनकी बात सुनकर ईशानी सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोली, ओह रियली मिसेस मेहरा, अगर आपको अपनी प्यारी बेटी की इतनी ही चिंता है तो फिर आप उसे मुझसे दूर रहने को क्यों नहीं कहती। आपकी लाडली बेटी जरूर आपकी बात मानेगी। आखिर आप उसकी प्यारी माँ है तो आपकी बातें तो जरूर सुनेगी।
देना। CH43 इंसल्ट, गुस्सा और सबकी हैरानी राजवंश खानदान से। जब नव्या ने सबको देखा कि सब खामोश है, उसने नजरें घुमाकर देखा तो उसे ईशानी नहीं दिखी तो वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ईशानी थोड़ी दूर चली गई थी किसी से बात करने के लिए। नव्या को शॉपिंग करना बहुत पसंद था, जिस वजह से उसने अपने लिए बहुत सारे ड्रेस चूज कर लिया था, जिसे देखकर प्रिया और उसकी दोस्तों को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि नव्या ने जितना भी ड्रेस चुना था सब बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। वो सारे ड्रेस लाखों में थी। वही महाजन फैमिली भी आज चुप थी। आज मोहिनी और रोमिका कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि राकेश महाजन ने उन दोनों से स्ट्रिक्टली कहा था कि वो ईशानी के साथ कोई भी बातामीज और बहस ना करे, और जितना हो सके ईशानी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करे, जिस वजह से दोनों चुप थी। अब तो उन्हें भी ईशानी के बदले प्रिया को चुनने का थोड़ा अफसोस हो रहा था। आरती जी और मोहिनी जी को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था नव्या के हाथ में इतने सारे कॉस्टली ड्रेस देखकर, क्योंकि उन्हें लग रहा था सारा बिल उन्हें ही देना पड़ेगा, जबकि अब तक ईशानी ने एक भी ड्रेस नहीं लिया था, पर नव्या ने बहुत सारी ड्रेसेस ले लिया था। प्रिया ने अपने लिए सबसे महंगी ड्रेस लिया था। उसे पार्टी वाले दिन सबसे सुंदर जो दिखना था, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उससे ज्यादा सुंदर दिखे, खास करके ईशानी तो बिल्कुल नहीं। वो बार बार बस राहुल से चिपक रही थी और उसे को भी पसंद आ रहा था, राहुल से अपने लिए खरीदवा रही थी। रोहिणी जी और रोमिका को भी प्रिया का ऐसे उनके पैसे खर्च करना पसंद नहीं आ रहा था, पर आखिरकार वो राहुल की मंगेतर थी और ऊपर से उसे शेयर भी मिलने वाले थे, जिस वजह से वो दोनों चुप थे। राहुल को तो अब उससे चीड़ मच रही थी, ऊपर से उसे अभी तक ईशानी से बात करने का एक भी मौका नहीं मिला था। वही सुहाना ने अपने पसंद की बहुत ही सिंपल सा लहंगा लिया था, उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं था। रोमी और नीता ने भी अपने लिए कॉस्टली ड्रेस को चूज कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बिल नहीं देना पड़ेगा। प्रिया गुस्से से नव्या को घूर रही थी, पर वो उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए वो आरती जी के पास जाकर धीरे से बोली, मोम आपको नहीं लगता ईशानी की दोस्त ने बहुत ज्यादा चीजें ले लिया है? इसका बिल तो लाखों में आएगा। प्रिया की बात सुनकर आरती जी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो फिर से कुछ बोलकर ईशानी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। वही दर्शित जो पास में खड़ा था, उसने प्रिया की बात को सुन लिया था। उसे प्रिया पर गुस्सा आ रहा था, पर वो सबके सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही सभी बिल दे देगा, ताकि फिर से कोई भी ईशानी या उसकी दोस्त को परेशान ना करे। तभी प्रिया की नजर नव्या की हाथ में पकड़ी एक ड्रेस पर गई, जो बहुत सुंदर था और बहुत ब्रांडेड भी। वो अब इस ड्रेस को नव्या से लेना चाहती थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सबके सामने वो उस ड्रेस को कैसे छीने। वो सबकी नजरों में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। तभी रोमी जब देखती है कि प्रिया की नजर नव्या की हाथ में पकड़ी ड्रेस पर है, तो उसे भी उस ड्रेस को देखकर लालच आ जाता है, क्योंकि वो एक वाइन कलर की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। रोमी आगे आकर नव्या को देखकर बोली, तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत ज्यादा ड्रेस ले लिया है? तुम्हें ये तो पता है ना कि ये सारे ड्रेस लाखों में है, क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर पाओगी? उसकी बात सुनकर नव्या ने मासूम शकल बनाते हुए बोली, इससे तुम्हें क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं? वैसे भी मुझे थोड़ी ना बिल भरना है जो मैं कुछ भी यहाँ से लेने से पहले सोचूं। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। आरती जी भी थोड़ा गुस्से थे। उन्हें लग रहा था मेहरा फैमिली बिल भरने वाली है, जिस वजह से नव्या अपने मन से कपड़े ले रही है। प्रिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, ईशानी के साथ आई ये लड़की उसकी तरह ही बेइज्जती कर रही है। कोई कुछ कहता उससे पहले वहां ईशानी आ जाती है। उसकी कॉल खत्म हो गया था, उसने आते वक्त रोमी की बातें सुन ली थी। ईशानी को देखकर सब चुप हो है, तो ईशानी रोमी को देखकर बोली, लगता है तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, और हाँ अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि मुझे अमीर लोगों को बांकरूप्त कराने में बहुत मजा आता है। ईशानी की होंठों पर इस वक्त एक कोल्ड स्माइल थी जो बहुत डेंजरस लग रही थी। उसकी खतरनाक बातें सुन और स्माइल देख रोमी की तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जब उसने देखा कि ईशानी आसपास नहीं है, उसके बाद ही उसने नव्या से ऐसे बात की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशानी इतनी जल्दी आ जाएगी और उसकी बातें भी सुन लेगी। रोमी को ईशानी से थोड़ा डर लगता था, क्योंकि ईशानी की संबंध सहगल फैमिली के साथ बहुत अच्छे थे। अगर ईशानी ने सहगल फैमिली को कहकर उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया तो भी कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी फैमिली सहगल फैमिली की बराबरी कभी नहीं कर सकता था, और उनके पास इतने बड़े इन्फ्लुएंस भी नहीं थे जो उन्हें सहगल फैमिली के गुस्से से बचा सके। ईशानी ने नव्या को देखा जो रोमी को ही गुस्से से घूर रही थी। क्या ले लिए ड्रेस? ईशानी ने नव्या से प्यार से पूछा। तो नव्या रोमी पर से अपनी नजर हटाकर ईशानी की तरफ देखकर बोली, हाँ मुझे यहाँ से और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है तो फिर चलो सब कुछ पैक करवा लो। तो ईशानी और नव्या काउंटर के पास चले गए। सल्स गर्ल भी नव्या की मदद करने चली गई कुछ ड्रेस लेकर। वही प्रिया और उसके दोस्त तो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। सबने अपने लिए ड्रेस ले लिया था, तो वो सब भी ईशानी और नव्या के पीछे ही काउंटर के पास आ गए। वही प्रिया अब देखना चाहती थी कि ईशानी और उसकी दोस्त लाखों की बिल कैसे भरेंगे। वही राहुल के मन में तो कुछ और ही ख्याल चल रहा था। वो सोच रहा था अगर ईशानी अपनी दोस्त की बिल नहीं दे पाई तो वो ईशानी की मदद करेगा, फिर तो ईशानी उससे जरूर इंप्रेस हो जाएगी। वही डे से ही ईशानी और नव्या वहां आए तो मैनेजर पहले ही वहां मौजूद था। भला वो कैसे नहीं आता, आखिरकार नव्या राजवंश खानदान की प्रिंसेस थी। इसलिए मैनेजर ने सल्स गर्ल को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि मिस नव्या और उसके साथ आए लड़की को जो भी लेना है उन्हें सब कुछ मिल जाना चाहिए। सल्स गर्ल्स को पता तो नहीं था कि नव्या और ईशानी कौन है, फिर भी मैनेजर ने इतनी स्ट्रिक्टली कहा था, जिस वजह से सल्स गर्ल को भी पता चल गया था कि जरूर वो किसी बड़े परिवार से होगी। इसलिए काउंटर पर बैठे इंसान ने भी नव्या से बिल नहीं मांगा। थोड़ी देर में सब कुछ पैक हो गया तो मैनेजर नव्या और ईशानी के पास आकर रिस्पेक्टफुली बोला, मिस राजवंश आप चलिए, मैं ये सारा सामान आपकी गाड़ी में रखवा दूंगा। उसकी बात सुनकर ईशानी और नव्या स्टोर से बाहर चली गई। वही मैनेजर को इतनी रिस्पेक्टफुली बात करते देख उनके पीछे खड़े सब हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ना तो ईशानी ने बिल भरा ना ही नव्या ने, फिर भी मैनेजर उसके सामने सिर झुकाकर इतनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है जैसे वो उनकी नौकर हो।
तभी प्रिया को जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आगे आकर मैनेजर से बोली, उन दोनों ने बिल पे नहीं किया है, ना कितना बिल हुआ है। फिर आरती जी की तरफ देखकर बोली, मोम मुझे लगता है बिल कम से कम 50 लाख तो हो गया होगा, हम बिल देना ही पड़ेगा वरना सिचुएशन काफी एम्बरासिंग हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैनेजर, जो आपने स्टाफ से कहकर नव्या की सामान को कार में पहुंचाने को बोल रहा था, उसने प्रिया को ऐसे देखा जैसे प्रिया कोई पागल हो। वो कुछ बोलता उससे पहले ही समीर आगे आकर बोला, कोई बात नहीं, मैं बिल पे कर दूंगा, वो मेरी बहन की दोस्त है, इस हिसाब से मुझे बिल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना कार्ड निकाल रहा था कि तभी मैनेजर ने उसे रोक दिया और बोला, आपको बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस नव्या यहाँ की वीआईपी गेस्ट है और वो राजवंश फैमिली से है, इसलिए वो जब चाहे तब यहाँ से कुछ भी ले सकती है, उन्हें किसी की परमिशन की या बिल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो नव्या की आइडेंटिटी सबको नहीं बता सकता था, जिस वजह से उसने सिर्फ ये कहा कि नव्या राजवंश फैमिली से है। पर मैनेजर की इतनी सिंपल बातें भी सबके ऊपर डे से किसी बिजली की तरह गिरी थी। तो मोहिनी को अब तक चुप थी, वो आगे आकर बोली, राजवंश फैमिली से मतलब क्या आप वर्ल्ड की टॉप बिजनेस फैमिली और एशिया की नंबर 1 रिचेस्ट राजवंश फैमिली की बात कर रहे हैं, जिनका ये मॉल है? ये सब कहते हुए मोहिनी हकला रहे थे, उन्हें डे से सदमा लगा था। मैनेजर ने उन सबको देखा, उसे किसी भूत की तरह देख रहे थे, फिर वो हाँ बोलकर वहां से चला गया। पर बाकी सब अब भी सदमे से खड़े थे, उन सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा था, खास करके प्रिया और उसकी दोनों दोस्तों को। उनके माथे से तो पसीना बह रहा था, चाहे वो लड़की राजवंश खानदान की रिलेटिव ही क्यों ना हो, वो उसे प्रोवोक करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबको पता था राजवंश खानदान में से किसी के साथ भी दुश्मनी मोल लेना मतलब अपनी बर्बादी को खुद बुलाना। समीर और दर्शित भी शौक थे कि ईशानी के साथ जो लड़की थी वो राजवंश खानदान से थी, जो पूरी एशिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, और जिस तरह से ईशानी और उस लड़की का बॉन्डर था, उस हिसाब से वो ईशानी के साथ बहुत क्लोज लग रही थी। वही आरती जी का चेहरा तो सफेद पड़ गया था, उन्हें तो लग रहा था नव्या यहाँ ईशानी के साथ फ्री की शॉपिंग करने आई थी, पर उन्हें क्या पता था वो लड़की दुनिया की सबसे अमीर खानदान से है और ये मॉल भी तो उनका ही है। भला उसे उनकी पैसों की क्या ही जरूरत होगी, वो तो जब चाहे उन्हें इस मॉल से बाहर फिकवा सकती थी। वही राहुल भी शौक था, उसकी प्लानिंग भी फ्लॉप हो गई, अब तो उसे और भी रिग्रेट हो रहा था ईशानी के बदले प्रिया को चुनने का। मोहिनी जी और रोमिका भी यही सोच रहे थे, काश उन्होंने प्रिया के बदले ईशानी को अपनी घर की बहू चुना होता तो आज सहगल खानदान और राजवंश खानदान जैसी पावरफुल खानदान ईशानी की वजह से उनसे जुड़ जाती। उन्होंने प्रिया को देखा जो चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों था, जो चाहकर भी उनकी नजरों से छुप नहीं पा रही थी। आखिरकार वो दोनों भी तो प्रिया जैसी ही थे। प्रिया को देख उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था अपने फैसला पर, ना तो प्रिया ईशानी की तरह खूबसूरत थी और ना ही ईशानी जैसी इन्फ्लुएंस, वो बस मेहरा खानदान के नाम पर उड़ना जानती थी। वही सेठी फैमिली को भी शौक लगा था, पर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, उन्होंने तो अब तक कुछ भी नहीं बोला था, तीनों ही शांत थे। पर बस सोहन थोड़ा अपसेट था कि वो ईशानी से आज भी बात नहीं कर पाया। CH44 ईशानी की नव्या के लिए शॉपिंग, नव्या की खुशी, प्रिया की गुस्सा, सब आपने सोच में गुम थे। वही आरती जी यही सोच रही थी कि उन्होंने कभी भी ईशानी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। प्रिया उनके साथ बड़ी हुई थी, उन्होंने हमेशा प्रिया को ईशानी के आगे रखा था। प्रिया उनकी प्यारी बेटी थी जो उनके साथ बचपन से बड़ी हुई थी। वो अपनी प्यारी बेटी की जगह कभी भी ईशानी को नहीं देना चाहती थी। उन्हें प्रिया हमेशा ईशानी से अच्छी लगती थी। जब ईशानी घर आई थी तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें ईशानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जहां ईशानी बिल्कुल उन्हें गवार लगती थी, वही उनकी प्यारी बेटी प्रिया उन्हें सबसे समझदार और अच्छी एलिगेंस वाली लड़की लगती थी। पर बार बार ईशानी के मुंह से मिसेज मेहरा सुनकर उन्हें पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें उस वक्त का याद आ रहा था जब ईशानी उन्हें माँ कहकर बुलाया करती थी, पर वो चिढ़कर गुस्से से हमेशा उसे अपने आप को माँ बुलाने से मना करती थी। तब कैसे ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते थे, कैसे वो उन्हें अपनी आंखों में उम्मीद लिए देखा करती थी। पर अब तो ईशानी की आंखों में सिर्फ उनके के सिर्फ नफरत और अनजानपन दिखाई देती थी, जैसे वो उन्हें जानती ही ना हो। वही ईशानी और नव्या स्टोर से बाहर आकर फुटवियर देख रहे थे, मतलब देख तो सिर्फ नव्या रही थी, टीयर्स ऑफ जॉय। ईशानी तो चुपचाप खड़ी थी। तभी नव्या अजीब सा मुंह बनाकर बोली, भाभी देखिए ना, यहाँ मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर और एक्सप्रेशन देखकर ईशानी को हंसी आ गई। वो थोड़ा सा हंसकर बोली, ठीक है आप मेरे साथ चलिए, हम ऊपर चलकर देखते हैं, वहां आपकी पसंद का मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर नव्या भी एक्साइटेड होकर बोली, ठीक है भाई चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर के पूरे फ्लोर पर सिर्फ क्वीन ब्रांड के स्टोर है। अच्छा तो क्या तुम्हें क्वीन ब्रांड के कपड़े पसंद है? ईशानी ने प्यार से पूछा। हाँ भाभी, आई जस्ट लव क्वीन ब्रांड। आपको पता है भाभी, मुझे उनकी सारे कलेक्शन बहुत पसंद है। उनकी सारे कलेक्शन बहुत अच्छे और कंफर्टेबल होते हैं, पर बहुत जल्द जी उनकी सारे न्यू कलेक्शन सेल हो जाता है। ऐसे ही नव्या की बातें सुनते हुए दोनों थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए, जहां सिर्फ क्वीन ब्रांड की ही स्टोर थी। उसमें बहुत सारे अलग अलग डिजाइन की सेक्शन थी, एथनिक और वेस्टर्न के लिए भी अलग अलग सेक्शन स्टोर था, फुटवियर और ज्वेलरी के लिए भी अलग अलग सेक्शन था। ये पूरा फ्लोर पर सिर्फ क्वीन ब्रांड की ही सेक्शन थे। क्वीन ब्रांड ये एक इंटरनेशनल ब्रांड था, जिसे ज्यादातर हाई सोसाइटी की बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन फैमिली के लोग पहनना पसंद करते थे। इस ब्रांड के हर एक प्रोडक्ट की कीमत लाखों में होती थी। उनकी डिजाइन हमेशा सबसे यूनिक होती थी, जिस वजह से ज्यादातर रिच फैमिली के लोगों क्वीन ब्रांड को ही पसंद करते थे। दोनों अंदर चले गए, नव्या एक्साइटेड होते हुए सब देख रही थी। वही उन्हें देखकर सेल्स लेडी जल्दी आगे आकर उन्हें पॉलिटिकली ग्रीट किया, हेलो मैम, आपका हमारे स्टोर में स्वागत है। ईशानी ने बस सिर हिला दिया, फिर वो सेल्स गर्ल नव्या को ड्रेसेस दिखाने लगी जो बहुत खूबसूरत था। वही नव्या को सारी ड्रेसेज बहुत पसंद आ रही थी। उसने 2-3 ड्रेसेज सिलेक्ट किया और उसे लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। तभी वहां पर एक 30-35 साल का एक लड़का आया जो दिखने में हैंडसम था। वो सीधा ईशानी के पास आकर अपना सिर झुकाकर पॉलिटली ईशानी को ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मैम।
ईशानी आपने सामने खड़े इंसान को देखकर कोल्ड आवाज में बोली, नील क्या मैंने जो काम दिया था पूरा हुआ? उसकी बात सुनकर सामने खड़ा लड़का जो नील था और क्वीन ब्रांड का इंचार्ज था, उसने थोड़ा डरते हुए बोला, मैम हमें अभी तक कोई अच्छी कैंडिडेट नहीं मिली है। पहले मैंने सैंडी के बारे में सोचा था पर हाल फिलहाल में उसके बारे में बहुत सारे स्कैंडल वायरल हो रहे जो जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन हो रहा है। फैशन शो की जज की पोजीशन से भी उसे हटा दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है हमें जैसी को हायर करना चाहिए। उसकी रेपुटेशन डिजिंगन वर्ल्ड में अब तो सैंडी से भी अच्छी होने वाली है। उसकी बात सुनकर ईशानी बिना किसी भाव के अपनी कोल्ड टोन में बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सैंडी से कांटेक्ट करो, उसे ऑफर दो, अगर वो हमें ज्वाइन करता है तो हम उसे उसकी स्कैंडल से बाहर निकाल सकते हैं। वही स्टोर की सभी स्टाफ नील और ईशानी को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है जिसके सामने उनकी इंचार्ज झुक रहे हैं। उन्होंने तो आज तक बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन किसी के सामने भी अपनी इंचार्ज को ऐसे झुकते हुए नहीं देखा था। क्वीन ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर इतनी फेमस थी कि वो खड़े खड़े फैशन इंडस्ट्री के बिजनेसमैन को हिला सकते थे, पर आज उनकी इंचार्ज ऐसे किसी के सामने झुके हुए तो जरूर वो कोई पावरफुल और इंपोर्टेंट पर्सन होगी। तभी नव्या चेंजिंग रूम से बाहर आकर ईशानी की तरफ देखकर बोली, भाभी देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि ईशानी किसी से बात कर रही है। वही ईशानी ने जब नव्या की आवाज सुन तो उसने नील को चुप रहने का इशारा करके नव्या की तरफ देखकर बोली, बहुत क्यूट लग रही हो, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। ईशानी की मुंह से तारीफ सुनकर नव्या खुश हो गई, फिर दूसरी ड्रेस ट्राई करने के लिए चली गई। वही नील को तो डे से सदमा लगा था नव्या के मुंह से अपनी डेविल बॉस के लिए भाभी सुनकर। क्या उसकी बॉस से शादी कर लिया है? उसे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? उसे किसी ने क्यों नहीं बताया इस बारे में? ये सोचकर जो नील अब तक ईशानी से डरा हुआ था तुरंत अपना मुंह फूला कर बोला, बॉस आपने शादी कर ली पर मुझे बताया भी नहीं। ईशानी ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रही हो, फिर थोड़ा शांत आवाज में बोली, तुम इन सबने अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, बस जल्दी से सैंडी से कांटेक्ट करो। फिर ईशानी सोफे पर बैठ जाती है। नव्या ने 2-3 ड्रेस ले लिया था। स्टाफ ने उसे पैक करके ईशानी और नव्या को दे दिया। वो बहुत पॉलिटिकली दोनों से बात कर रहे थे क्योंकि नील ने सबको वार्न किया था कि कोई भी ईशानी और उसके साथ आए लड़की से बदतमीज ना करे। ईशानी नव्या को फुटवियर सेक्शन में ले गई जहां बहुत खूबसूरत फुटवियर था। ईशानी ने नव्या के लिए 2 फुटवियर चूज किया जो बहुत खूबसूरत था। फिर ईशानी नव्या को ज्वेलरी सेक्शन में ले गई और उसके लिए सबसे यूनिक ज्वेलरी सेट चूज किया जो नेकलेस, ईयररिंग, ब्रेकलेट का एक पूरा सेट था। वैसे तो क्वीन की सारी ज्वेलरी बहुत कॉस्टली और यूनिक थी पर ईशानी ने नव्या के लिए सबसे कॉस्टली और उसे सूट करने वाली सेट चूज किया था। नव्या तो खुशी से झूम रही थी। आफ्टर ऑल आज उसकी भाभी ने उसे इतना सारा गिफ्ट जो दिया था जो उसे काफी पसंद था, वो तो अब घर जाकर ईशानी की दी हुई गिफ्ट को सबके सामने शो ऑफ करना चाहती थी। क्वीन ब्रांड राजवंश फैशन इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता था। उन्होंने बस उनकी मॉल के इस फ्लो को अपने ब्रांड की स्टोर के लिए किया था, इसलिए नव्या को पता था सारा बिल शायद उसकी भाभी ने दिया होगा। उसे बुरा भी लग रहा था अपनी भाभी की इतने सारे पैसे खर्च हो जाने पर, बट वो खुश भी थी क्योंकि वो ज्यादातर शॉपिंग नहीं कर पाती थी। उनकी फैमिली के पास पर्सनल डिजाइनर था जो घर में ही मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े बनाकर भेजता था, इसलिए वो ऐसे अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करते हुए बहुत रिलैक्स और खुश थी। शॉपिंग करने के बाद दोनों मॉल से बाहर चले गए। नील ने स्टाफ से कहकर शॉपिंग बैग पहले से ही कार में रखवा दिया था। अब तक मेहरा फैमिली, महाजन फैमिली और सेठी फैमिली भी बाहर आ गए थे। वनीता जी को कुछ काम था इसलिए सेठी फैमिली वहां से चली गई। अब सिर्फ मेहरा फैमिली और महाजन फैमिली ही बाहर थी। वो शॉपिंग बैग लिए कार की तरफ ही जा रहे थे। जब सबने ईशानी और नव्या को आते देखा तो उन्हें लगा वो दोनों भी उनके साथ जाएंगे। मोहिनी जी और राहुल की आंखों में चमक आ गई थी। अगर वो ईशानी से अभी बात करेंगे तो जरूर उन्हें फायदा ही मिलेगा। क्या पता महाजन फैमिली से आई हुई लड़की से भी उनकी जान पहचान हो जाए। राहुल भी वही सोच रहा था कि कैसे ईशानी से बात करे। वही ईशानी और नव्या को देखकर प्रिया की आंखों में गुस्सा उतर आया। वहीं उसकी दोनों चमची तो डरकर उसके पीछे खड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि ईशानी या नव्या के सामने भी जाए। मोहिनी जी कुछ बोलती उससे पहले कुछ गार्ड्स आकर ईशानी और नव्या के आसपास खड़े हो गए, जिस वजह से उन्हें आगे जाने का मौका ही नहीं मिला। जब सब ने देखा कि कैसे इतने सारे गार्ड्स ने ईशानी और नव्या को घेर लिया है तो उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। जब सबकी नजर गार्ड्स की बैच पर गई तो सब 2 कदम पीछे हट गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ये सब राजवंश फैमिली के पर्सनल गार्ड है। ईशानी और नव्या वहां से गार्ड्स के साथ चले गए। उनकी कार बाहर ही थी। उन दोनों के जाने के बाद सब ने राहत की सांस ली। सब समझ गए कि ईशानी के साथ जो लड़की थी वो राजवंश फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सिर्फ रिलेटिव होती तो राजवंश खानदान के पर्सनल गार्ड